तीनों को मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। क्या कहा? शर्त? कौन सी शर्त? हमें पूरी करनी होगी। रात के अंधेरे में रघु चुपचाप घर से निकल पड़ा। दिन में तो मुझे डांट देती है, लेकिन रात में मुझे कोई नहीं देखेगा। अरे भाइयों, 1 महीना पूरा हो चुका। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उत्तरी पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था चंदनपुर। कच्चे रास्ते थे, मिट्टी के घर थे और चारों ओर फैले थे हरे भरे खेत। इसी गांव में रहते थे 3 दोस्त, रघु, प्रकाश और कन्हैया। तीनों मेहनत करके अपना पेट पालते थे और सपने देखते थे बेहतर जिंदगी के। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल में लकड़ी काटने का काम मिला है। तीनों खुश हो गए। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियां उठाईं और हंसते बोलते जंगल की ओर चल पड़े। भैया, आज अगर अच्छी कमाई हो गई ना, तो माँ के लिए दवाई ले आऊंगा। कई दिनों से उसकी खांसी थम ही नहीं रही। अरे रघु, तू भी ना। माँ वहाँ सब ठीक हो जाएंगी। मैं तो सोच रहा हूँ पैसे मिले तो सीधे शहर निकलूंगा, वहाँ अपनी दुकान खोलूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। और फिर गांव को भूल जाएगा। क्यों नहीं, यहाँ रखा ही क्या है। सब तो इस गांव से भागना ही चाहते हैं। मैं नहीं भागना चाहता। इस गांव ने हमें पाला है। यहाँ हर किसी को किसी न किसी की जरूरत है। मैं पढ़ाई करूंगा, कोई हुनर सीखूंगा और यहीं रहकर गांव को बेहतर बनाऊंगा। कन्हैया भैया, आप सच में बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छे, लेकिन अच्छाई से पेट नहीं भरता। चलो जंगल के अंदर चलते हैं, वहाँ लकड़ी ज्यादा मिलेगी। तीनों दोस्त जंगल की ओर बढ़ते गए, जहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी हरियाली फैली हुई थी। ठंडी हवा पत्तों को हिलाती जा रही थी और दूर दूर से पंछियों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उनकी नजर एक पेड़ की ऊंची डाल पर जा टिकी। वहाँ एक चिड़िया बैठी थी, जिसके पंख बेहद सुंदर थे और जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। अरे भाइयों, वो देखो, कितनी सुंदर चिड़िया है। मैंने ऐसी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी। इसके पंख देखो, जैसे सोने के हों, और इसकी आंखें मानो इंसान की तरह देख रही हों। ये तो बहुत कीमती होगी। अगर पकड़ ली तो अच्छे पैसे मिलेंगे। अरे 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 अरे, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है दोस्त, मैं खुद ही तुम्हारे सामने आई हूँ। अरे भाइयों, सुना क्या? ये चिड़िया तो बोल रही है। हाँ, मैं बोल भी सकती हूँ। अरे कन्हैया, प्रकाश, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे भाई डर मत। अरे पंछी, तुम कौन हो और तुम बोल कैसे रही हो? मेरा नाम रूपा है और मैं कोई साधारण पंछी नहीं हूँ। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं उन लोगों के सामने आती हूँ जिनके दिल में सच्ची इच्छा होती है, और मैं उनकी परीक्षा लेती हूँ। परीक्षा? कैसी परीक्षा? परीक्षा ये है कि तुम जो काम करोगे उसे दिल से और ईमानदारी से करोगे या नहीं। बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग सपने देखते हैं, लेकिन जो सच में अच्छा काम करता है वो बहुत कम होता है। मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए शर्त पूरी करनी होगी। तुम्हारी शर्त जो भी हो मुझे मंजूर है। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। रुको, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें तीनों को अलग अलग अच्छा और ईमानदार काम करना होगा। काम करते समय न लालच करना, न दिखावा करना और न झूठ बोलना। अगर तुम दिल से करोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और अगर किसी ने धोखा दिया तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हमने दिल से काम किया तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे दिल को सच में चाहिए। प्रकाश, तुम्हारा काम है गांव के सबसे गरीब आदमी बाबा हरिदास को 1 महीने तक अपने पैसों से खाना खिलाना। क्या मैं उस हरिदास को खाना खिलाऊं? वो तो भिखारी है, वो तो कुछ भी नहीं करता। प्रकाश, चुप रहो। ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन प्रकाश के पास तो ज्यादा पैसे हैं ही नहीं। हम सब तो पहले से बहुत गरीब हैं। यही तो शर्त है। जिसके पास बहुत पैसे हैं, उसके लिए देना आसान होता है, लेकिन जिसके पास कम है, अगर वो भी किसी की मदद करे तो वही मदद सबसे ज्यादा मायने रखती है। बोलो प्रकाश, मंजूर है ये शर्त? हाँ जादुई पंछी, मंजूर है। और मेरी इच्छा है कि मेरी माँ बहुत बीमार रहती है। दवाई के बिना उनकी हालत बिगड़ जाती है। क्या उनके ठीक होने का कोई रास्ता है? तुम बहुत भोले हो रघु, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें गांव की सबसे अकेली विधवा माता सावित्री की मदद करनी होगी।
उनके खेत में काम करना, घर की मरम्मत करना और उनके लिए पानी भरना। लेकिन माता सावित्री तो बहुत सख्त है, वो किसी से सीधे बात भी नहीं करती। रघु, तुम रोज उनके खेत के पास से गुजरते हो। अगर तुम दिल से मदद करोगे तो उनका दिल जरूर बदलेगा। ठीक है, मैं ये काम करूंगा। और तुम्हारी बारी कन्हैया, तुम समझदार हो, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? रूपा पंछी, मेरी इच्छा है कि हमारा गांव आगे बढ़े, सबको काम मिले, बच्चों को पढ़ाई मिले और हर घर में खुशी हो। वाह, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पूरे गांव का ठेका ले लिया है क्या? अगर गांव आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। मेरी खुशी भी वही है। यही सच्ची समझदारी है। कन्हैया, तुम्हें गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ गंगाराम को समझाना होगा। उन्हें कहना होगा कि वे गांव में एक स्कूल खोलें, बिना अपने फायदे के बारे में सोचे। लेकिन सेठ गंगाराम तो किसी की नहीं सुनते, वे बहुत कठोर इंसान है। इसीलिए ये परीक्षा कठिन है। आसान काम से कोई सीख नहीं मिलती। तुम सबके पास 1 महीने का समय है। ध्यान रखना, हर काम पूरे मन से करना। अगर दिल साफ और सच्चा नहीं होगा तो मेरी शक्ति काम नहीं करेगी। इतना कहकर वो चिड़िया धीरे धीरे हवा में उड़ती गई और देखते ही देखते उनकी आंखों से ओझल हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कुछ पल के लिए तीनों दोस्त बस एक दूसरे को देखते रह गए। फिर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियां उठाईं और लकड़ी काटने के काम में लग गए। कुल्हाड़ी की आवाज जंगल में गूंजने लगी। धीरे धीरे पास में लकड़ियों का ढेर लग गया। कुछ ही देर बाद सूरज भी ढलने लगा और जंगल में अंधेरा उतरने लगा। दिन भर की मेहनत के बाद तीनों थक चुके थे, लेकिन उनके मन में अब भी वही चिड़िया घूम रही थी। वे रास्ते भर उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। भैया, सच में अजीब थी वो चिड़िया। बोल भी रही थी और उड़ते ही ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। अब सोचता हूँ तो अभी भी यकीन नहीं होता। मुझे भी पहले तो लगा कोई सपना होगा, लेकिन उसके शब्द अब भी कानों में गूंज रहे हैं। वो बस इच्छा नहीं देख रही थी, वो ये देखना चाहती थी कि हम इंसान कैसे हैं। अरे तुम दोनों बहुत सोच रहे हो। जादू होगा, कुछ भी हो, अगर उससे पैसा मिल जाए तो मुझे सब मंजूर है। लेकिन उसमें साफ कहा था, लालच करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, और काम भी ऐसा करना होगा जो दिल से हो, दिखावे के लिए नहीं। देखेंगे भाई, कौन कितना दिल से करता है। जो भी हो, कल से हमें अपने अपने काम शुरू करने होंगे। वे तीनों दोस्त बातें करते करते अपने गांव पहुंच गए। माँ, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। तुम मेरे लिए खीर बना दो। मैं बाबा हरिदास को रोज खाना खिलाऊंगा। धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा कि प्रकाश कितना दयालु है। अरे बेटा, पर इसमें ढिंडोरा पीटने वाली कौन सी बात है? अच्छा तो है कि तू भिखारी को खाना दे रहा है। हाँ माँ, लेकिन सबको पता चलना चाहिए, तभी तो सेठ गंगाराम मुझे अपनी दुकान में काम देगा और फिर मैं अमीर बन जाऊंगा। प्रकाश की माँ खीर बनाने लगती है और इधर दूसरी ओर रघु माता सावित्री के खेत में अकेले काम कर रहा होता है। धूप तेज थी और रघु के शरीर से टप टप पसीना बह रहा था। अरे रघु, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। माता, फसल का समय है, सोचा हाथ बटा दूं, काम हल्का हो जाएगा। रघु, मदद की जरूरत होती तो मैं खुद कहती। बिना पूछे आई मदद अक्सर बाद में बोझ बन जाती है। तुम जाओ, मैं अपना काम अकेले ही कर लूंगी। मेरा इरादा ऐसा नहीं था माता। मैं जानती हूँ, पर फिर भी तुम जाओ। रघु बिना बहस किए चुपचाप लौट जाता है। इधर कन्हैया भी गंगाराम सेठ की हवेली की ओर बढ़ रहा था। थोड़ा रास्ता तय करने के बाद वो हवेली तक पहुंच गया। अंदर कदम रखते ही उसकी नजर सामने कुर्सी पर बैठे गंगाराम सेठ पर पड़ी। नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम कन्हैया है। मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ। प्रार्थना? कैसी प्रार्थना, और वो भी मुझसे? सेठ जी, गांव में बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, पर उनके पास न स्कूल है न गुरु। अगर एक छोटा सा स्कूल खुल जाए तो क्या पढ़ लिख कर सब अफसर बनेंगे? नहीं सेठ जी, सब अफसर नहीं बनेंगे, लेकिन इतना सीख जाएंगे कि सही गलत समझ सकें। और मुझे इससे क्या मिलेगा? आपका नाम सम्मान से लिया जाएगा, गांव आगे बढ़ेगा। सम्मान? सम्मान से पेट नहीं भरता लड़के। सेठ जी, शिक्षा से गांव मजबूत होगा। अगर सब लोग पढ़ लिख कर अफसर बन गए
तो मेरे यहाँ काम करने वाला कौन बचेगा? पर सेठ जी, बस, तुम्हारी प्रार्थना यहीं खत्म हुई। अब जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। कन्हैया चुपचाप लौट जाता है। कन्हैया धीरे धीरे अपनी घर की ओर लौट रहा था, लेकिन उसकी सोच उसी बात पर अटक गई थी और वह अपने में कुछ सोचने लगा। सेठ गंगाराम ने मेरी बात नहीं सुनी। शायद उन्हें स्कूल की जरूरत समझ नहीं आई। मैं सिर्फ बच्चों के लिए स्कूल चाहता था, ताकि वे पढ़ सकें, लिख सकें। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे चलकर सही और गलत कैसे समझेंगे? सेठ जी को बस अपना फायदा दिखता है। गांव की भलाई या बच्चों का भविष्य, ये बातें शायद उनके लिए मायने नहीं रखती। कन्हैया सोचते सोचते घर की ओर बढ़ता गया। उसके कदम भारी थे, पर मन में जो बात थी वो अभी टूटी नहीं थी। रास्ते भर वो बच्चों और स्कूल के बारे में सोचता रहा। घर पहुंचकर भी उसे चैन नहीं मिला। वो सोचता रहा कि अब क्या करे। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। रघु रोज माता सावित्री के खेत के पास से गुजरता, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता था। कन्हैया भी परेशान था कि सेठ गंगाराम को कैसे समझाए। और प्रकाश रोज बाबा हरिदास को खाना खिला रहा था। एक शाम तीनों दोस्त गांव के चौराहे पर मिलते हैं। अरे भाइयों सुनो, मैंने बाबा हरिदास को 7 दिन तक खाना खिला दिया है और गांव में सब लोगों को पता भी चल गया। आज तो सेठ गंगाराम भी मेरी तारीफ कर रहे थे। बोल रहे थे कि बेटा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। अरे भाई, मेरे साथ उल्टा हुआ। जब मैंने माता सावित्री की मदद करनी चाहिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बोली कि उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए और मुझे भगा दिया। हाँ रघु, मेरे साथ भी यही हुआ। जब मैंने सेठ गंगाराम से स्कूल की बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बोले कि अगर सब पढ़ लिख कर अफसर बनेंगे तो मेरे यहाँ काम कौन करेगा। अरे ये क्या है, तुम दोनों तो हार मान रहे हो और देखो मैं तो कामयाब हो रहा हूँ। खाना खिलाना तो कितना आसान है, बस दिखाना भर है कि तुम दयालु हो और सब अपने आप खुश हो जाते हैं। प्रकाश, तुम तो सिर्फ दिखावा कर रहे हो। असली दान तो वो है जो बिना किसी को बताए किया जाए। अरे रघु, तू तो सिर्फ इसलिए गुस्से में आ रहा है क्योंकि माता सावित्री ने तुम्हें डांटा। अगर वो खुश होती तो तुम भी गर्व से बोलते। मैं तो अब हार मान रहा हूँ। सेठ गंगाराम से बात करने का कोई फायदा नहीं दिखता। जितनी कोशिश की उतना ही बेकार लगा। सच कहूँ तो अब लगने लगा है कि ये सब पंछी की कही बातें शायद झूठी थीं। तुम भी, लेकिन कन्हैया, तुम तो हमेशा कहते हो ना कि दान करना अच्छा है, फिर आज ऐसा क्यों कह रहे हो? कहता था और अब भी गलत नहीं लगता। लेकिन जरा आसपास देखो, असली दुनिया में हर जगह अपने अपने मतलब है। अमीर को गरीब की परवाह नहीं और जो खुद सक्षम है वे किसी की मदद लेना नहीं चाहते। ऐसे में लगता है कि पंछी ने हमें शायद ज्यादा उम्मीद दे दी थी। तीनों दोस्त देर तक ऐसे ही बातें करते रहे। कोई एक दूसरे को समझा नहीं पाया और ना ही कोई सही गलत तय हो पाया। हर किसी के पास अपने अनुभव थे, अपनी शिकायतें थी और अपनी अपनी सच्चाइयाँ। बातें चलती रहीं, पर रास्ता किसी को साफ नहीं दिखा। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा और तीनों अपने अपने मन की उलझनें लेकर घर की ओर लौट गए। रात गहराती चली गई। गांव सो गया, लेकिन रघु की आंखों में नींद नहीं थी। वो मन ही मन सोच रहा था। जादुई पंछी ने साफ कहा था, अगर मैं माता सावित्री की मदद करूंगा, उनके खेतों में पानी दूंगा, बीज बोऊंगा, तभी मेरी इच्छा पूरी होगी, तभी माँ की तबीयत ठीक होगी। अगर ये काम नहीं किया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन दिन में मदद करूं तो माता सावित्री गुस्सा कर जाती हैं, मुझे डांट कर भगा देती हैं, तो फिर मदद कैसे करूं? यही सवाल उसके मन में गूंजता रहा। वो सोच में डूबा रहा, रास्ता ढूंढता रहा। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। अरे रघु, दिन में तो तू माता सावित्री की मदद कर ही नहीं पा रहा। दिन में तो डांट पड़ जाती है, लेकिन रात में तो कोई नहीं देखेगा, न उन्हें पता चलेगा, न कोई कुछ कहेगा। रात में जाकर काम कर लेगा, पानी दे देगा, खेत जोत देगा, बीज बो देगा, मदद भी हो जाएगी और किसी को खबर भी नहीं होगी। हाँ, यही सही तरीका है। थोड़ी देर बाद गांव में सन्नाटा छा गया। दिन भर की आवाजें खत्म हो चुकी थी। घरों के बाहर अब कोई नहीं था। ज्यादातर लोग सो चुके थे। रघु अपने घर से निकला। उसके हाथ में कुदाल थी। वो जानता था कि इस समय गांव में कोई उसे देखने वाला नहीं है।
इसीलिए वो बिना रुके धीमे कदमों से आगे बढ़ता गया। रास्ते में पेड़, खेत और पगडंडियां सब खामोश थीं। रघु सीधे माता सावित्री के खेत की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वो उनके खेत के पास पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा था। रघु ने बिना किसी आवाज के खेत में कदम रखा और अपने काम में लग गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उसकी हल्की हल्की हरकतों की आवाज थी। रघु खेत में कुदाल चलाता रहा। वो जमीन को पलटता, जोतता और समतल करता रहा। वो बिना रुके काम करता रहा। रात चुपचाप गुजरती रही और उसे समय का पता ही नहीं चला। धीरे धीरे उसके हाथ थकने लगे और चाल धीमी पड़ने लगी। बहुत देर हो गई है। अब लगातार काम करते करते शरीर जवाब देने लगा है। हाथों में जान नहीं बची, पैर भी भारी हो गए हैं। अब तो थोड़ी देर सुस्ताए बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। यही खेत में बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर जब ठीक लगेगा तो उठकर घर चला जाऊंगा। रघु खेत के एक कोने में जाकर बैठ गया। थकान उसकी आंखों से साफ दिख रही थी। वो बस कुछ पल आराम करना चाहता था, लेकिन कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह हो चुकी थी, लेकिन रघु अभी भी खेत के एक कोने में गहरी नींद में सो रहा था। रात की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसी समय माता सावित्री खेत पर पहुंची। उन्होंने देखा कि खेत पहले जैसा नहीं रहा था। सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। काम पूरा हो चुका था। हे राम, ये तो पूरी तरह तैयार हो गया। कल तक तो मिट्टी सूखी पड़ी थी, अब सब तैयार है। बीज भी बोए गए हैं। ये सब आखिर किसने किया होगा? माता सावित्री बोल ही रही होती हैं कि तभी उनकी नजर खेत के कोने में जाती है, जहाँ रघु सो रहा होता है। वो उसके पास आती हैं और बोलती हैं, बेटा उठो उठो, सुबह हो गई है। माता सावित्री पास आकर उसे जगाती हैं। रघु नींद से चौंककर बैठ गया और घबराकर चारों तरफ देखने लगा। बेटा, तू यहाँ खेत में क्यों सो रहा है? और ये खेत तो कल तक बिखरा पड़ा था, एक ही रात में इतना कैसे बदल गया? मुझे कुछ नहीं पता अम्मा, शायद ये कोई भगवान का चमत्कार है। भगवान यूं ही हल नहीं चलाते बेटा। इतनी मेहनत किसी इंसान ने ही की होगी, और रात भर यहाँ तू ही था। नहीं अम्मा, मैं नहीं था। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बेटा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तेरा चेहरा सब बता रहा है। मैं बस आपकी मदद करना चाहता था अम्मा। आप दिन में डांट देती थीं, इसलिए रात में आकर कर दिया। बेटा, तूने जो किया है वो कोई आम बात नहीं है। आजकल लोग अपने काम से फुर्सत नहीं निकालते, और तू दूसरों के लिए रात भर मेहनत करता रहा। मेरा दिल भर आया है। भगवान तुझे हमेशा सही रास्ते पर रखे। तू जहाँ जाए खुशियाँ पाए। तेरी मेहनत कभी बेकार न जाए। माता सावित्री ने उसे दिल से ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रघु ने सम्मान से सिर झुकाया, फिर अपनी कुदाल उठाई और मन में खुशी लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि माँ आंगन में बैठी थी। माँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है और रात ठीक से सो पाई? हाँ बेटा, रात अच्छी नींद आई और आज सुबह उठी तो लगा जैसे शरीर में थोड़ी हल्की सी ताकत आ गई है। सच माँ? खांसी भी कम हुई क्या? हाँ बेटा, कल से लगातार खांसी आ रही थी, लेकिन आज सुबह से बहुत कम हुई है। पता नहीं, आज कुछ अलग सा लग रहा है, जैसे कोई अच्छी हवा लगी हो। भगवान की कृपा है माँ। तू बस आराम कर, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। और सुन, तू कहाँ गया था सुबह सुबह? तेरे कपड़ों पर मिट्टी लगी है। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा काम था। तू फिक्र मत कर। रघु के मन में एक हल्की सी उम्मीद जगी थी। उधर गांव के चौराहे पर प्रकाश सेठ गंगाराम से मिला। अरे सेठ जी, नमस्ते। अरे प्रकाश, तूने तो कमाल कर दिया। पूरे गांव में तेरी तारीफ हो रही है। धन्यवाद सेठ जी, मैं तो बस भलाई का काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम है। बाबा हरिदास जैसे गरीब की मदद करना, ये तो बड़े दिल का काम है। सेठ जी, इंसान को इंसान की मदद तो करनी ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है तू। अच्छा सुन,
कल जब तू बाबा हरिदास को खाना दे तो मुझे बता देना, मैं कुछ लोगों को बुला लूंगा। सबके सामने अच्छा लगेगा, तेरी इज्जत और बढ़ेगी। जी सेठ जी, बिल्कुल, कल शाम को आ जाइएगा, मैं अच्छे से इंतजाम करूंगा। ठीक है, मैं पंडित जी और कुछ और लोगों को भी साथ ले आऊंगा। सब देखेंगे कि प्रकाश कितना अच्छा काम कर रहा है। धन्यवाद सेठ जी, आप आएंगे तो मेरा मान बढ़ जाएगा। अगले दिन शाम को प्रकाश ने बड़े इंतजाम से बाबा हरिदास के लिए खाना लगाया। सेठ गंगाराम, पंडित जी और कुछ गांव वाले भी वहां इकट्ठे हो गए। वाह प्रकाश, तूने तो बहुत अच्छा इंतजाम किया है। हाँ भाई, खाने की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। लगता है आज बाबा हरिदास का भाग्य खुल गया। आप सब आए, यही मेरे लिए बड़ी बात है। बाबा जी आइए, बैठिए, खाना गरम गरम है। बाबा हरिदास चुपचाप आकर बैठ गए। उन्होंने खाना खाया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। ना उन्होंने धन्यवाद कहा, ना कोई दुआ दी। खाना खत्म करके वे उठे और चुपचाप चले गए। अरे बाबा जी ठहरिए तो। अरे जाने दो प्रकाश, बूढ़े आदमी हैं, अपनी मर्जी से आते जाते हैं। तूने अपना काम किया, यही काफी है। चल हम लोग भी चलते हैं। जी सेठ जी। सब लोग चले गए। प्रकाश अकेला खड़ा रहा। उसे लोगों की तारीफ तो मिली थी, लेकिन अंदर से वो खाली महसूस कर रहा था। उसी समय कन्हैया सेठ गंगाराम की हवेली की तरफ जा रहा था। नमस्ते सेठ जी। अरे कन्हैया, तू फिर आ गया। कितनी बार कहूँ तुझे, मुझे स्कूल वूल से कोई मतलब नहीं। अरे सेठ जी, एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। स्कूल बनाने से आपको ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। मुझे फायदा? कैसे? देखिए सेठ जी, अभी गांव के लोग अनपढ़ हैं, लेकिन अगर वे पढ़ लिख जाएं तो हिसाब किताब सीख जाएंगे और आपके यहाँ काम भी बेहतर करेंगे। लेकिन पढ़ लिख कर वे शहर तो नहीं भाग जाएंगे? नहीं सेठ जी, अगर यहाँ अच्छा काम मिलेगा तो कोई क्यों भागेगा। और अगर आप स्कूल बनवाएंगे तो पूरे गांव में आपका नाम होगा। सरकारी अफसर भी आपकी इज्जत करेंगे। आपके व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। और कुछ? हाँ सेठ जी, जब बच्चे पढ़ेंगे तो आपके काम में हाथ बटा सकेंगे, हिसाब रख सकेंगे, चिट्ठी पत्री लिख सकेंगे। बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्कूल बनाने से आपकी इज्जत पूरे इलाके में फैल जाएगी। तुम सही कह रहे हो कन्हैया। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो मेरे काम में भी फायदा होगा और मेरा नाम भी बड़ा होगा। ठीक है, मैं एक छोटा स्कूल बनवा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कन्हैया खुशी खुशी वहां से निकला। उसकी मेहनत रंग लाई थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। रघु की माँ की तबीयत में सुधार आता जा रहा था। खांसी कम हो गई थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान भी आने लगी थी। सेठ गंगाराम ने गांव में स्कूल बनवाने का काम शुरू करवा दिया था। प्रकाश अभी भी बाबा हरिदास को रोज खाना खिला रहा था, लेकिन अब उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन बाबा हरिदास कभी कुछ नहीं कहते थे। ऐसे ही 1 महीना पूरा हो गया। तीनों दोस्तों को याद आया कि रूपा पंछी ने 1 महीने का समय दिया था। उन्होंने तय किया कि वे फिर से उसी जंगल में जाएंगे जहां उन्होंने पहली बार रूपा पंछी को देखा था। भाइयों, आज पूरा 1 महीना हो गया। पता नहीं वो पंछी आएगी या नहीं। आएगी रघु, उसने वादा किया था। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। डर किस बात का प्रकाश? तूने भी तो बाबा हरिदास की मदद की। हाँ लेकिन क्या प्रकाश, कुछ परेशानी है क्या? अरे नहीं कन्हैया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा छोड़ ये सब। देखो, ये वही जगह है जहां हमने पहली बार उस पंछी को देखा था। हाँ, ये वही पेड़ है। तीनों दोस्त उसी पेड़ के पास पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पत्ते हिलने लगे। उसी डाल पर वही चमकीली आंखों वाली चिड़िया आकर बैठ गई। तो तुम तीनों आ ही गए। 1 महीना पूरा हो गया। बताओ, तुमने अपना काम किया? हाँ रूपा पंछी, मैंने माता सावित्री की मदद की। रात में उनके खेत में काम किया। और उन्हें पता चला? हाँ, पता चल गया। पहले तो मैं डर गया था, लेकिन उन्होंने मुझे डांटा नहीं, उल्टा दिल से आशीर्वाद दिया। और तुम्हारी माँ? माँ अब बेहतर हो रही है। खांसी कम हो गई है, पहले जैसी बीमार नहीं रहती। तुमने बहुत अच्छा किया रघु। तुमने दिल से बिना दिखावे के काम किया।
इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है। तुम्हारी माँ जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएगी। धन्यवाद रूपा पंछी। और तुम कन्हैया, तुमने सेठ गंगाराम को मना लिया? हाँ रूपा पंछी, मैंने उन्हें समझाया कि स्कूल बनाने से उन्हें ही फायदा होगा। पहले वे नहीं माने, लेकिन जब मैंने उन्हें उनकी भाषा में समझाया तो उन्होंने हाँ कर दी। अब गांव में स्कूल बन रहा है। तुमने बहुत समझदारी से काम किया। तुमने सिर्फ भलाई की बात नहीं की, बल्कि सेठ को उनका फायदा भी दिखाया। यही असली बुद्धिमानी है। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। गांव में स्कूल बनेगा और बच्चे पढ़ेंगे। धन्यवाद रूपा पंछी। और तुम प्रकाश, तुमने बाबा हरिदास की मदद की? सच कहूं तो मैंने गलती की रूपा पंछी। मैंने बाबा हरिदास को खाना तो खिलाया, लेकिन दिल से नहीं। मैं चाहता था कि लोग मेरी तारीफ करें, इसलिए मैंने सेठ गंगाराम और दूसरे लोगों को बुलाया। सबके सामने खाना दिया, लोगों ने तालियां बजाईं, मेरी तारीफ की। लेकिन बाबा हरिदास ने कभी धन्यवाद नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं दिल से नहीं कर रहा था। कम से कम तुमने सच तो बोला, ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे अफसोस है, मुझे अंदर से कोई खुशी नहीं मिली। लोगों की तारीफ सुनकर अच्छा तो लगा, पर वो खुशी कुछ देर ही रही। अब मुझे समझ आ गया है कि असली खुशी दिखावे में नहीं, सच्चाई में होती है। तुम सही कह रहे हो प्रकाश। दिखावे से किया गया काम दिल को कभी खुशी नहीं देता। तुमने लोगों को तो खुश कर दिया, लेकिन बाबा हरिदास के दिल को नहीं छुआ, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पता है, लेकिन अब मैंने सीख लिया है। अगर दोबारा मौका मिले तो मैं दिल से करूंगा, बिना किसी को बताए। मौका हमेशा रहता है प्रकाश, बस नीयत साफ होनी चाहिए। तुमने अपनी गलती मान ली, ये तुम्हारी सबसे बड़ी सीख है। अब तुम जानते हो कि क्या सही है। आगे से ऐसा ही करना। हाँ रूपा पंछी, मैं अब दिल से काम करूंगा। याद रखना तुम तीनों, जो दिल से करोगे वही तुम्हारा बनेगा, और जो दिखावे के लिए करोगे वो हवा में उड़ जाएगा। असली खुशी सच्चाई और मेहनत में है, दिखावे में नहीं।